हेलो दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया क्या कह सकते हैं कि आज हम प्रॉब्लम से अपना सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जितना हमने यहाँ तक कल जो है 17 नंबर प्रॉब्लम्स तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक। लेकिन फिर भी एक बार हम 17 से फिर से स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम 17 नंबर क्वेश्चन से करेंगे और ये जो रहेगा हमारा प्लेन मिरर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। अब जैसे बहुत लोग मुझसे कह रहे थे, एक कमेंट्स में भी है, कुछ लोगों ने आंसर भी दिया है प्रीवियस वीडियो में कि हाँ किस मैंने बोला था कि 18 नंबर जो क्वेश्चंस हैं बताना उसका आंसर क्या होगा। तो बहुत लोगों ने दिया है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं कुछ प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अगर मैं कमेंट देखूँ तो किसी ने पूछा था कि जैसे हम नंबर ऑफ इमेजेस निकालते 360/थीटा करके, तो क्या हम अगर हमें एंगल दिया हो, एक सपोज करो नंबर ऑफ इमेजेस दे दिए गए हों, अब जो पूछ लिया गया एंगल क्या होगा, तो क्या हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक, क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर कि हम जो नंबर ऑफ इमेजेस रहते हैं या जो भी हैं, तो बहुत लोग इसमें पूछ रहे थे कि प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पर जो है इमेजेस कैसे बनते हैं, रे कैसे बनता है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका कैसे ज़्यादा यूज हो रहा है। प्लेन मिरर अगर नहीं पढ़ेंगे हम तो रहेगा क्या कि हम इमेज की ट्रेस करना नहीं सीख पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने बोला है एग्जाम्पल में कैसे यहाँ पर लाइट की स्पीड इमेज की कैसी स्पीड रहेगी, ऑब्जेक्ट की कैसी स्पीड रहेगी। तो अभी जब हम स्पेरिकल मिरर में जाएंगे तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे हमारे पास कह देंगे कि स्पेरिकल मिरर है, ये जो है कह सकते हैं मान लो वी मिरर की जो स्पीड है वो कुछ कह देंगे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। ये इस तरह से तो कहेंगे जो इमेज होगा या ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट है मान लो वो भी कुछ स्पीड से चल रहा है, तो इमेज की क्या वेलोसिटी होगी। मान लो इमेज मान लो ये स्थिर भी है, मान लो एकदम स्थिर है, रेस्ट पर है, एकदम ये रेस्ट पर है, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में पूछेंगे कि यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए गए, तो इसका जो इमेज हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो चल रहा है किसी स्पीड से, तो जो इमेज आएगा वो कितनी स्पीड से चलेगा, अब इधर रहेगा कि इधर रहेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे या क्वेश्चन आ जाएगा। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस जो हमारा स्पेरिकल मिरर है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो रे ट्रेसिंग के द्वारा वहाँ पर बताइए। तो अगर हम रे ट्रेसिंग प्लेन मिरर में समझे रहेंगे कि हाँ कैसे होता है, हमें क्या चाहिए, हमारा वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेजेस क्या होते हैं, इनको क्लियर रहेगा तो हम आगे समझ लेंगे। अब ये सिलेबस में डायरेक्ट हमारा जो है दिया गया है स्पेरिकल मिरर से, तो क्या हम इसको छोड़ दें, क्या हम कॉन्सेप्ट ही छोड़ दें ऑप्टिक्स का कि लाइट क्या होता है, उनके बारे में क्या होता है, नहीं, हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने रखा है, ठीक। ये आज लास्ट है और ये कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट रहेगा हो सकता है आज ही थोड़ा बहुत हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या होते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, कैसे इमेजेस बनते हैं, और इन सब में जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ प्लेन मिरर हमने क्यों पढ़ा था, क्यों जानना जरूरी था कि इमेजेस वहाँ पर कैसे, जैसे हमने बोला था परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, याद करो जब हमने समझाया था कॉनकेव साइड कॉन्वेक्स साइड, वहाँ पर भी हमने समझाया था, शायद लेक्चर 2 में होगा। तो इन सब के बारे में क्यों जानना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि ताकि अगर हमें अभी लेंसेस पढ़ेंगे और जैसे अभी हम आगे जब पढ़ेंगे प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म हो सकता है कह देंगे प्रिज्म का एक हिस्सा पॉलिश कर दिया गया है, मतलब एक हिस्सा जो है वहाँ पर प्लेन मिरर है, तब कैसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स लगाओगे। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आएंगी जहाँ पर प्लेन का यूज हो जाएगा, प्लेन मिरर का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में अभी आगे पढ़ोगे तुम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या पढ़ोगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक। अब इन क्या होते हैं इन सबके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसका रेखीय आवर्धन, इसको आवर्धन बोलते हैं, रेखिक आवर्धन क्या होता है, ठीक। अब वहाँ रेखीय आवर्धन तुमसे पूछ लिया गया। अब अगर तुमने समतल दर्पण सही से पढ़ा नहीं है तो कैसे वहाँ पर डिस्कस करोगे कि क्या होगा, ठीक। फिर वही होगा, रटोगे सिर्फ। तो फिजिक्स में रटना नहीं होता है, फिजिक्स में चीज़ों को हमें समझना होता है। हम अगर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा, अभी देखोगे भी कि ऑप्टिक्स में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ जितने भी टफ से टफ प्रॉब्लम आएंगे इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ थिंक करके कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे होगा। बहुत से कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे। अब जैसे मैंने प्लेन मिरर बताया कि इमेजेस कैसे बनते हैं, सपोज कर लो एग्जांपल के रूप में कोई मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ गया, उसमें दे दिया गया प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, और लेंस, और इधर दे दिया गया कि इमेजेस कैसे कैसे बन सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे इमेजेस बनते हैं। अब वहाँ पर मैच करना हुआ, अब मान लो प्लेन मिरर तुमने स्किप करके चले गए तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे एग्जाम्स में कि कैसे करोगे, ठीक। तो वहाँ पर इसीलिए इन सबको जानना बहुत जरूरी रहता है, ठीक। तो आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि क्यों इसको जानना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब इस यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि हम क्यों प्लेन मिरर को पढ़ाए हैं।
ठीक। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अभी बहुत से तुम्हारे एग्जाम और भी तुम फिल करते हो, सिर्फ LT नहीं तो बहुत सारे एग्जाम में ये काम भी आएंगे, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना प्लेन मिरर को समझे तुम स्फेरिकल मिरर नहीं समझ पा सकते हो। ठीक। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पूछूंगा कैसे इमेजेस बनेंगे, कैसे रहेंगे, तो प्लेन मिरर पढ़े तो अभी देखोगे कि स्फेरिकल मिरर में तुम्हें बहुत से अच्छी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएंगी कि इजीली समझ जाओगे कैसे इमेजेस बनेंगे, कैसे क्या होंगे, कैसे हम वहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको वहाँ पर कैसे इजीली यूज कर पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक। तो आई थिंक जिसका भी ये डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चंस पर, तो जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, इज इंक्लाइंड एट 10 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल कोलिमेटेड रेज ट्रेवलिंग टू द वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्राइक द मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड हॉरिजॉन्टल। शायद मैंने कल बताया था, फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं एक बार फिर से। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर हम ध्यान से पढ़ें बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सारे अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते जाएंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं स्किप भी कर दूंगा ताकि तुम उसको प्रैक्टिस कर पाओ। मतलब कमेंट्स में मुझे बता भी सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे रहेंगे। ठीक। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं एक समतल दर्पण है, 36 से समानांतर किरण से 10 डिग्री झुका हुआ है। तो 36 से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 10 डिग्री पर। हमारे पास एक समतल दर्पण है। ठीक। मान लेते हैं हमारे पास एक समतल दर्पण है जो 36 से कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 10 डिग्री पर झुका हुआ है। मान लेते हैं ये 36 है। ठीक। इससे एक हमारा समतल दर्पण है जो 36 से 10 डिग्री वेरी स्मॉल एंगल इस तरह से यहाँ पर है। ठीक। कितने डिग्री पर है, 10 डिग्री पर है। ये जो हमारा एंगल है 10 डिग्री। कह रहे हैं इस पर जो है एक लंबवत किरण आकर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, लंबवत है। जो हमारी रे है वो कैसी है, लंबवत है। ठीक। कुछ इस तरह से हमारी जो किरण है वो लंबवत आ रही है। कुछ इस तरह से ये किरण आ रही है लंबवत। अब यहाँ पर मान लो ये किरण आई, फिर यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। अब यही सब जो नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं यही सब जो है आगे चलकर तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें। यहाँ पर एक कैसे हो रहा है, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। ठीक। अब यहाँ पर जब किरण ये नॉर्मल हुआ हमारा, ये नॉर्मल हुआ तो जितने एंगल पर आई है, मान लो अल्फा एंगल पर, तो सेम उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, ये इधर निकल जाएगी। कितने एंगल पर, अल्फा ही एंगल पर निकल जाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगी जाकर। ठीक। इस तरह से ये हमसे पूछा गया ये एंगल क्या होगा, और हमसे क्या पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब आपतन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन एक बार फिर से, ये हमसे पूछे कि आपतन कोण क्या होगा, परावर्तित किरण और 36 के बीच का कोण क्या होगा। देखो 36 के बीच के यहाँ दो कोण बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एंगल जो है 90 से छोटे है, तो हमें 90 से छोटे वाला एंगल को ही यहाँ पर लेना रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये अल्फा है और ये 10 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक। यहाँ पर कितने डिग्री पर है, ये 10 डिग्री पर, यहाँ से 10 डिग्री है। अब अगर ध्यान से देखो ये जो लंबवत आ रही है इस वाले सतह पर, तो लंब यानी कि जो ये 36 है, 36 पर तो ये लंब हो जाएगा। ये 10 डिग्री है तो बताओ ये कितना हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखो ये कितना है हमारा, ये 90, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये जो एंगल हुआ हमारा ये हमारा 80 डिग्री हो गया। अब अगर ये 80 डिग्री हुआ, ध्यान से देखो, जब ये एंगल 80 डिग्री हो गया, अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 10 डिग्री, तो पूरा का पूरा जो एंगल होता है हमारा ये वाला हिस्सा, यहाँ पर तो ये एंगल रहता है तो ये 80 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और ये एंगल हमारा कितना रह जाएगा। तो देखो यहाँ से ये 80, अब ये पूरा एंगल जो रहता है इस वाले जो हमने लंब डाला हुआ है ये वाला हिस्सा, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 80 हो गया। तो सर 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक। ये 80 हुआ ये वाला एंगल। ठीक। कितना हुआ, ये एंगल जो है 80 डिग्री हो गया। पूरा का पूरा जो ये लंब वाला हिस्सा है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 10 डिग्री हो गया, और यही एंगल अल्फा भी है, यानी कि अल्फा कितना आ गया हमारा 10 डिग्री। ठीक। और फिर जो ट्रायंगल बना अगर उसमें निकाल लोगे तो हमने कल समझा दिया था कि कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर एक हमारा एंगल आ गया 10 डिग्री और ये हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, बेसिक सा ज्योमेट्री है। नेक्स्ट अगर आते हैं क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने है शायद हमने बता दिया था ये भी, हाँ ठीक है ये मैंने दिया था। तो ठीक है कुछ लोगों ने आंसर दिया है, एक दो लोगों ने, तो यहाँ पर किसी ने बोला है एक ये और शायद किसी ने बोला है ये ऑप्शन। एक ने बोला है 9,9 और एक ने बोला है 8,8। तो देखते हैं क्या होता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 40 डिग्री। तो कितने इमेजेस बनेंगे पहले हम उसको निकाल लेते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ जो इमेजेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, हम जानते हैं n इज इक्वल टू क्या निकालते हैं हम 360 डिवाइडेड बाई
थीटा। यहाँ से 360 और डिवाइडेड बाई थीटा अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40, तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया 9। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 40 डिग्री, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 डिग्री फ्रॉम मिरर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, कह रहे हैं दो मिरर हैं हमारे पास दो मिरर हैं, और ये जो दो मिरर हैं इनके बीच का जो एंगल है, इन दो मिररों के बीच का जो क्या है एंगल है, वो कितना है 40 डिग्री है। ये एंगल 40 डिग्री है। अगर हम इनका कोण का अर्धक करें, क्या करें इसके कोण का अर्धक करें, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये भी 20 डिग्री हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो जो है किसी एक मिरर से 10 डिग्री पर रखा हुआ है। ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि जो हमारा एक बिंदु है वस्तु एक दर्पण से 10 डिग्री पर रखा गया, तो यानी कि वो एंगल के बाइसेक्टर पर नहीं रखा गया, यानी कि कोण के अर्धक पर नहीं रखा गया है। तो ये बात क्लियर हो गई हमें। कुछ यहां पर रखा गया, यानी जो वस्तु है अगर हम एक बना लें ऐसे 10 डिग्री की, एक मान लो इस मिरर से कुछ इस तरह से मान लो ये, तो वस्तु जो हमारा है कुछ यहां पर रखा गया है, ये मान लो, तो क्या अर्धक पर है? नहीं है। बाइसेक्टर पर नहीं है। ये वस्तु कहां पर? बाइसेक्टर पर नहीं है, नॉट इन बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर पर ये नहीं है। अब अगर ये बाइसेक्टर पर नहीं है तो यहां पर हमने जब निकाला एन ऑड आ रहा है 360 बाई थीटा यानी 40 किया तो ये 9 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो 9 प्रतिबिंब तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर वो बाइसेक्टर पर होता तो 2 प्रतिबिंब कोइंसाइड कर जाते, यानी कि एक ही बिंदु पर बनते, जिससे हमें सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनते तो 2, लेकिन हमें दिखता कितना? एक ही वो दिखते। तो क्वेश्चन में पूछे कितने बनते हैं और कितने दिखाई देते हैं, तो बन तो 9 ही रहे हैं भाई। ठीक, 40 यहां से कर दिया हमने, सॉरी यहां से हमने किया तो यहां 9 आ गया। तो कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 9 प्रतिबिंब बन रहे हैं। कितने प्रतिबिंब? 9 प्रतिबिंब। लेकिन दिखाई कितने देंगे? तो 9 ही हमें दिखाई देंगे, 9 ही दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहां पर जो है ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होता है तो हमारे जितने इमेजेस बन रहे होते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो बाइसेक्टर पर होता तो जो 2 इमेज होते कोइंसाइड हो जाते और हमारे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाते? 9 - 1 8 हो जाते। तो हमें दिखाई फिर कितने देते? 8। बनते तो 9 ही, लेकिन 2 इमेज एक जगह पर हो जाते तो हमें 8 दिखाई देते। लेकिन यहां पर चूंकि ये बाइसेक्टर पर नहीं है तो 9 बन भी रहे हैं और 9 दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम उसी से कह रहे हैं, कह रहे हैं उपरोक्त प्रश्न में जो भी 10 डिग्री जब जैसे भी था, दर्पण के बीच का कोण 15 डिग्री हो, मतलब जो हमारे 2 दर्पण हैं उनके जो बीच का कोण है वो कितना है? 15 डिग्री। तो भाई अर्धक तो उनका कुछ ऐसे हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं वो जो वस्तु रखी है 10 डिग्री पर रखी है, मतलब वस्तु कहीं यहां कहीं रखी होगी, यहां भी अर्धक पर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, n निकाल ले 360 बाई थीटा। कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिवाइडेड बाई 15। कितना हो जाएगा हमारा यहां पर? if in the above problem the angle between the mirror is 15 degree then what will be the answer? तो यहां से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा भाई? 15 दूनी यहां से 15 दूनी 30 हो जाएगा हमारा, और 15 चौका 60, 24। तुम्हारा कितना आया? n की वैल्यू 24 आई। n की कितनी वैल्यू आ गई? 24। अब अगर ध्यान से देखो यहां पर n की 24 वैल्यू है, यानी कि ये हमारा इवन नंबर आ रहा है। तो अगर इवन आता है तो नंबर ऑफ जो हमारे इमेजेस हुए, तो नंबर ऑफ जो इमेजेस बने हमारे वो कितने बने? 24 बनेंगे। लेकिन हमें दिखाई कितने देंगे एक्चुअल में? 23, क्योंकि 2 इमेज जो होंगे एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड हो जाएंगे। इसलिए कुल इमेजेस जो हो जाएंगे एक्चुअल में हमें जो दिखाई देंगे तो बन कितने रहे हैं? 24 ही बन रहे हैं। लेकिन पहला मान लो एक प्रतिबिंब, दूसरा जो प्रतिबिंब हुआ, कोई 2 प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन जा रहे हैं, तो वहां पर कह सकते हैं इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन हमें दिखाई जो है 23 ही देंगे। तो क्वेश्चन में पूछे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कितना बनेगा और कितना दिखाई देगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था ना, कितने प्रतिबिंब बनते हैं और कितने दिखाई देते हैं। तो कितने बनेंगे हमारे पास? हमारे पास बनेंगे तो 24, लेकिन दिखाई कितने देंगे? 23। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी। ठीक, तो यहां पर ये बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं।
अब आगे आते हैं। अब कह रहे पेशेंट सिट्स 15 फीट फ्रॉम ए मिरर ऑफ ए वॉल। ठीक, अब यहां से इसको समझाने से पहले हम यहां पर जो है एक समझा देते हैं तुमको। ठीक है, पहले इसको समझा दें, क्वेश्चन लगवा देते हैं, तब आगे बताते हैं। कह रहे कि एक पेशेंट है जो 15 फीट है, कहां पर, एक दर्पण से। ठीक, फ्रॉम ए मिरर ऑन ए वॉल, एक दीवार है, उस पर एक क्या लगा है, एक दीवार है और दीवार पर दर्पण टंगा हुआ है, और उससे एक पेशेंट है जो उससे कितनी दूरी पर है, 15 फीट की दूरी पर है। ठीक, तो बनाते हैं, चलो। एक मिरर है यहां से और एक पेशेंट है जो इससे कितनी दूरी पर है, यहां से इससे जो दूरी है इसकी वो 15 फीट है, 15 फीट। फिर यहां पर कह रहे हैं इसके पीछे एक दीवार है जिससे कितनी दूरी पर है, इससे 5 फीट की दूरी पर है। कितनी दूरी पर, 5 फीट। एक ये वाल है, कोई दीवार है, ठीक, कोई बड़ा सा, ये समझ लो एक दीवार है, इससे कितनी दूरी पर है, 5 फीट की दूरी पर है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर ये जो है व्यक्ति है, ठीक, अब ये 15 फीट है और यहां से एक दीवार है जो 5 फीट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं दूसरी दीवार पर मरीज से 5 फीट पीछे एक नेत्र चित्र है। ठीक, यानी कि जो हमारा 5 फीट दीवार है उसके एक पीछे जो है एक आई आर्ट है, मतलब एक कह सकते हो एक कोई फोटो टंगी हुई है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ फार फ्रॉम द पेशेंट डज द इमेज ऑफ आई चार्ट अपीयर टू बी, मतलब पेशेंट से कितनी दूरी पर हमारा जो इमेज है वो बनेगा। ठीक, किसका, आई चार्ट का, बताओ। ये कितना दूरी पर है, दर्पण से कितना दूरी है, 20 फीट। तो इमेज भी कितनी दूरी पर बन जाएगा, 20 फीट। आसान है। मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन जो लगाओ उसको वीडियो को पॉज कर लिया करो, लगाया करो, खुद से ट्राई किया करो, फिर ना आए तो फिर इसमें देखो कि हाँ हमने कैसे उसको समझाया है। ठीक, तो ये 20 फीट है। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि ये यहां पर जो हमारा चित्र, जो भी यहां पर फिगर होगा, जो भी हमारा ये आई आर्ट होगा, जो भी कुछ होगा, सपोज कर लो ऐसे कुछ है, ये कुछ ऐसे दीवार पर ही यहां पर जो भी वाल हमारा बनेगा उस पर यहां कहीं ये बन रहा होगा ऐसे। ठीक, अब यहां पर कह रहे 20 फीट, तो कह रहे व्यक्ति से कितनी दूरी पर है, तो बताओ व्यक्ति से कितना दूर है वहां पर जो बन रहा है, जो इसका इमेज है, इमेज की कितनी डिस्टेंस होगी भाई, ये 15 है और ये कितना है, ये 20 है, टोटल कितना हो गया, 35 भाई, 20 और प्लस 15 कितना फीट हो गया, 35 फीट की दूरी पर है। क्लियर हुई बात। तो बेसिक यहां पर हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब अगर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहे इफ इन द एवर प्रॉब्लम, यानी उसी प्रॉब्लम में मिरर जो है 2 फीट है, उसका डायमीटर जो है 2 फीट। अब देखो यहां पर पूछ सकते हो कि डायमीटर, भाई मिरर मतलब होगा एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल में ऐसे मिरर होगा हमारे पास, तो उसका डायमीटर क्या है। ठीक, व्हाट इज द टोटल अपेरेंट फील्ड ऑफ, तो डायमीटर का मतलब होता है कि अगर हम उसको जस्ट सर्कुलर वे में समझें तो वो कितना है, तो वो पूरा का पूरा जो लेंथ है उसी को हम एकदम अपेरचर बोल देते हैं, द्वारक बोल देते हैं। जैसे लेंस होता है तो लेंस का एक जो हिस्सा रहता है उसी को हम जैसे द्वारक बोलते हैं, इस तरह से ये भी एक द्वारक है। जैसे हम दरवाजा रहता है ना, तो हम कहते हैं इतना डायामीटर है इसका, एक सर्कुलर वे में समझ कर चलते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हम उसी बात को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि उपरोक्त समस्या में दर्पण का जो व्यास है वो 2 फीट है तो कुल दृश्य क्षेत्र क्या होगा। दृश्य क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ व्यू। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फील्ड ऑफ व्यू, कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे गाड़ियां जो चलती हैं तो एक मिरर रहता है, अब वो कैसा मिरर है बाद में हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन वो मिरर जो होता है उसके पीछे में जो गाड़ियां रहती है वो दिखती है, यानी कि उस मिरर से जो होती है जो गाड़ियां पीछे हैं उनका वहां से इमेज बनता है जो हमारी मतलब आंखों पर बनता है और हमें दिखाई दे रहा है वहां पर, उसमें दर्पण में हमें उसका इमेज दिखाई दे रहा है। तो जैसे पीछे जो गाड़ियां हैं उनसे लाइट आई, उस दर्पण पर पड़ी, फिर हमारी आंखों पर पड़ी, हमें दर्पण में उस गाड़ियों का क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर उस, अब ध्यान से देखो उसमें जो लेंस लगा होता है, गाड़ी बड़ी बहुत बड़ी हो लेकिन वहां पर जो उसके जो मिरर रहता है उसमें इमेजेस बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो कितना उसका फील्ड ऑफ व्यू है, मतलब उसका कितना दृश्य क्षेत्र, कितनी दूरी तक हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर पर प्रैक्टिस कर लेना, ट्राई करना, कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो एक अपने मोबाइल ही लेना, एक बुक ले लेना और बुक के पीछे जो है एक पेन रख लेना। ठीक, बुक के पीछे क्या रख लेना, पेन। अब आराम से मिरर के पास आना। अब देखो मिरर को पता है कि बुक्स है, क्या मिरर को पता है पीछे पेन है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर देखोगे तो वहां पर उस मिरर में तुमको वो पेन दिखाई देगा। ठीक,
तो उसी को हम बोलते हैं कुल दृश्य क्षेत्र। मतलब कि ऑब्जेक्ट को, जैसे देखो कभी कभी मिरर को ऐसे करते हैं और कोई दूर है तो उसको थोड़ा सा मिरर को तिरछा कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कहाँ बैठा है, ऐसे हम नॉर्मली कर सकते हैं। वो व्यक्ति उसमें देख भी नहीं रहा है लेकिन हम देखते तो क्या हुआ, एक फील्ड ऑफ व्यू बनता है कि अगर वो वस्तु है, उस वस्तु से जो प्रकाश आ रही है मिरर से टकराई, फिर मिरर से हमारी आंखों पर टकराई, तो हम जो उस वस्तु का इमेज देख रहे हैं कितने क्षेत्र में, यानी कि वो व्यक्ति कितना दूरी पर बैठा हो कि हम उसका इमेज आसानी से देख पाते हैं। तो उसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, दृश्य क्षेत्र। ठीक, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक, क्या है फील्ड ऑफ व्यू? तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। ये हमारे पूरे ऑप्टिक्स का एक बेसिक पार्ट है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो हमें स्फेरिकल मिरर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी अगर मैं डायरेक्ट उसको पढ़ाने लगता। इसलिए मैंने इसको पढ़ाया है और ये आज लास्ट है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपने स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक पर आएंगे और तब हम देखोगे कि हाँ बहुत ही इजीली हमें चीजें को समझ में आ रही हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, इसको दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा कहलाता है दृश्य क्षेत्र। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो, यहां पर ध्यान समझो, ये मान लो हमारे पास एक मिरर है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है और मान लो हमारे पास यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ, ये हमारा एक वस्तु है। ठीक, अब ये मिरर है। अब मैं कहूं जैसे मान लो मेरे पास ये एक मिरर है, ठीक, और ये मिरर है और जो ये दर्पण रखा है और मान लो हमारे पास कोई कोने में एक ऑब्जेक्ट हो। अब मैं कहूं अगर मुझे इसको देखना हो, ठीक, तो मैं किस तरफ से एंगल रखूं कि मुझे वो वाला ऑब्जेक्ट जो इधर कोने में है, जो मिरर के जस्ट सामने भी नहीं है, जैसे हम इमेज में देखते हैं अपना देख लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा मिरर से थोड़ा सा तिरछा होकर देखें, कुछ इस तरह से एंगल बनाकर देखें, जैसे मिरर हमारा सीधा है, हम थोड़ी इस तरफ से जाएं तो हमें कुछ हो सकता है कोने की वस्तु भी उसमें इमेज में दिख जाए, जबकि हमें सीधे पर नहीं दिखेंगे। तो क्या हो गया कि कितना उसका दृश्य क्षेत्र, यानी हमारे अपनी आंख को कहाँ रखें जो हमें वो फील्ड ऑफ व्यू मिले, ताकि हम उसके इमेज को क्या कर सके, देख सके। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मिरर के सामने भी नहीं रखा है, तो हम अपनी आंख को कहाँ रखें हमें इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दिख जाए। ठीक, तो देखो क्या करते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक किरण आएगी तो क्या करो, इसके कॉर्नर पॉइंट पर डालो, जो अप और लोअर पॉइंट है उन पर डालो, यहाँ पर लंब ड्रॉ कर दो, ड्रॉ कर दो यहाँ पर लंब। ठीक, यहाँ से हम पर लंब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, यहाँ से मान लो एक किरण आई, इस पॉइंट पर आकर आपतित हो। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी किरण भी यहाँ पर भेजो जो उसके दूसरे कोने पर आपतित हो, यहाँ से कुछ इस पॉइंट पर। ठीक, ये दो किरणें आ गई। अब ये परावर्तन के पश्चात यहाँ अगर हम लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो लंब डालो एक बार इस पर, ये हमने लंब डाल दिया, और इस पॉइंट पर भी क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। अब जो किरण आई जितने डिग्री पर आई थी उतने डिग्री पर क्या हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, परावर्तन का नियम। ये मान लो हमारी परावर्तित किरण हो गई, कुछ इस तरह से ऐसे सेम एंगल बनाते हुए इधर निकल गई। ठीक, और ये हमारी दूसरी किरण हो गई, वो भी कुछ एंगल बनाते हुए इस तरह से, ठीक, कुछ एंगल बनाते हुए वो इस तरह से यहाँ भी निकल जाएगी। कुछ इस तरह से। अब अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, इनको अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, जैसे मान लो हमने इसको ऐसे पीछे बढ़ा दिया कुछ यहाँ से इस तरह से, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं इस तरह से यहाँ, ठीक, लगभग यहाँ पर समझ लो, तो इस वस्तु O का यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना I। क्या बना, एक वस्तु यहाँ पर O है जो उसका प्रतिबिंब बना हमारा I। क्लियर हुआ भाई, ये किरण आई यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, हमारा क्या है नॉर्मल, तो जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर भी जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई सबको। तो यहाँ पर अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना आई उसी के सीध में बनेगा लगभग। अब क्वेश्चन ये है कि वस्तु का तो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन हमें दिखेगा क्या अगर हम सीधे देखें, नहीं, तो हमें अपनी आंख को, अगर हम ऐसे यहाँ आंख को रख दें, जैसे मान लो हम अपनी आंख को यहाँ रख देते हैं, जो हमारी आई है हम उसको इस पॉइंट पर रख देते हैं, ठीक, तो क्या हमें वो वस्तु दिखेगा? नहीं, क्योंकि हमारा जो ये इमेज है इसका ध्यान से देखो, ये जो इमेज है हमारे पास, इसका जो
रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ पर जो लाइट ऑब्जेक्ट आया वो मिरर पर पड़ा, फिर जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो जो रिफ्लेक्शन है वो इस रेंज में, इतने रेंज में। इसका मतलब अगर हम अपनी आई को इस, अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लें इस तरह से कुछ, तो इस रेंज में, तो इसका मतलब हम अपनी आई को अगर हम इस रेंज में रखेंगे तभी हमें यहाँ पर इमेज जो है दिखाई देगा, यानी कि उस रेंज में रखेंगे तभी हमारा इमेज क्या होगा, दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड ऑफ व्यू, दृश्य क्षेत्र। तो इस वस्तु प्रतिबिंब, यानी इस वस्तु के इस प्रतिबिंब को देखने के लिए हमारा जो दृश्य क्षेत्र है वो इतना है। तो यहां पर यही पॉइंट कहलाता है दृश्य क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर हुई बात? तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये सब हैं ये बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ एक बार समझा दे रहे हैं। अब आगे जब हम मिरर पढ़ेंगे स्फेरिकल में तो वहां पर हम इनकी बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना है। तो यहां पर अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहे अब जैसे ये फील्ड ऑफ व्यू हुआ, दिख रहा है ये, अब ये कितना फील्ड ऑफ व्यू है? तो यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एंगल थीटा है, ठीक। अब इसी एंगल को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल कितना रहेगा। इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो यही है, इस पर ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि मिरर जो है 2 फीट है डायामीटर, व्हाट इज द टोटल अपरेंट फील्ड ऑफ व्यू। तो देखो जैसे ये मिरर था हमारा, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर का मतलब हुआ कि अगर हम इसको जो सर्कुलर वे में समझें, एक कर्व के रूप में समझें, अगर हम इसको एक कर्व के रूप में समझें मिरर को, ठीक, ये हमारा है, अगर एक छोटे से कर्व के रूप में समझें, जैसे होता नहीं सर्कल लेते हो और यहाँ पर ये रहता है इस तरह से, और ये हम इसको कट कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा होता है तो हम क्या लगाते हैं, थीटा इज इक्वल टू, मान लो अगर ये यस है और ये रेडियस आर है, तो यस अपान क्या लगा देते हैं, आर, ठीक, आर्क अपान रेडियस। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। कोड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, या थीटा यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब वही डायमीटर, यहां पर बात हो जाएगी, अपान रेडियस, रेडियस। तो अगर हम जाएं तो यहां पर देखो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, व्यक्ति कितना था, अगर हम प्रीवियस में जाएं तो व्यक्ति कितना दूरी पर था, 15 फीट। व्यक्ति कितना था, 15 फीट था मिरर से। और यहां पर जो अर्क बन रहा है, यानी कि जो मिरर का डायमीटर है वो कितना कह रहे हैं हमारा, आ गया 2 फीट है, ठीक। तो भाई हम यहां से अगर व्यक्ति को रखें, सपोज को ले पेशेंट था, तो कुछ इस तरह से अगर उसका हम बनाए यहां से एक ऐसा, ठीक भाई, इसी में देख रहा है तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा कुछ इस तरह से रहेगा। तो अगर हम यहाँ से एंगल थीटा ले लें तो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एस, ये 2 है। अगर हम यहाँ पर ये जो लेंथ है ये, इसी को हम एज अ डायामीटर के रूप में मान लें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये यस अपान आर करेंगे तो यस हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो गया 50। तो लगभग ये जो भी आएगा आंसर हमारा रेडियन में आएगा, किसमें, रेडियन में। 2 अपान 15 डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कुछ भी आएगा ये रेडियन में आएगा। तो अगर इस रेडियन को डिग्री में बदलोगे, बदल लेना सभी लोग, क्या करते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, पता है किसी को? देखो अगर हमारे पास 30 डिग्री होता है, इसको अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसको पहले डिग्री को देख लेते हैं। अगर डिग्री है हमारे पास, उसको किस में बदलना है, रेडियन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, बहुत बार एग्जाम में आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, हो सकता है रेडियन में दे दे और आंसर डिग्री में पूछ लें। तो इस बात को दिमाग में रखना कि कैसे उसको बदलते। तो अगर डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, ठीक, जैसे मान लो हमारे पास थीटा डिग्री है, ठीक, तो क्या कर देते हैं हम, उसमें पाई बट्टे 180 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन किसे बदलना है, डिग्री में, तो इससे कर देते हैं 180 बट्टे पाई से गुणा कर देते हैं। तो इसमें x पाई बट्टे 180, उसमें 180 बट्टे पाई से, तो इतना रेडियन आएगा। और अगर बहुत थीटा को इस मान लो तो tan के फॉर्म में भी लिख सकते हो, tan थीटा बराबर इतना। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा हमारा 7.6 डिग्री, 7.6 डिग्री। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा, ए पार्ट। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है, यानी कि 7.6 डिग्री। तो क्लियर हो गया कि फील्ड ऑफ व्यू किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने समझा दिया कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ठीक, सॉरी स्लाइड में था ये।
फील्ड ऑफ व्यू कैसे होता है, तो यानी कि अगर हम अपनी आंख को वहां पर रखेंगे तो हमें इस वस्तुओं का, जो कि देखो दर्पण के सामने भी नहीं रखा है, हमें उसका इमेज इजीली दिख जाएगा। तो वही है, इस वस्तु का यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू बन जाता है हमारा, कि अगर हमारा ये फील्ड ऑफ व्यू है तो हम उस वस्तु को आसानी से उसके इमेज को देख सकते हैं। तो इसमें हम अपनी आई को कहीं भी रखें, इस पॉइंट पर, इस जगह, लेकिन अगर आई को यहाँ रखेंगे तो नहीं दिखेगा वो बस। क्यों? क्योंकि हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है, जैसे कि मैंने बोला ना कि इमेज ये है, अगर तुम सीधे खड़े हो तो हो सकता है उस तरफ का कोई ना दिखे, लेकिन जैसे तुम थोड़ा सा टिल्ट होकर यानी कि थोड़ा झुक कर देखते हो तो वो व्यक्ति तुम्हें वहां पर दिख जाता है उस दर्पण में। ठीक, तो इसी को बोलते हैं उसका फील्ड ऑफ व्यू, कि सर कितने आई को हम अपने कहाँ रखें कि हमें वो वस्तु दिख जाए, तो वही हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो क्लियर हो गया, उसी को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसी दृश्य क्षेत्र पर तो 7.6 इतना रेडियन आएगा, इसको बदल लोगे तो 7.6 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन प्लेन मिरर का है ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है प्लेन मिरर का नहीं है, ये सिंपल सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, तो तुम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्लेन मिरर इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम चीजों को समझ जाएं। अब ये ध्यान से देखो तो क्या कह रहे हैं, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ठीक, अब वेक्टर के फॉर्म में थोड़ा सा दिया गया है कि एक लाइट है जो यहां से ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, कितने में, ध्यान से देखो एंगल क्या दिया गया है, सॉरी वेक्टर क्या दिया गया है, 1.2 आई कैप प्लस √3 जे कैप। फिर क्वेश्चन कह रहे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। अब मान लो अगर प्लेन मिरर ना करके प्लेन सरफेस कर देते तो सिंपल सा। अब ये जो तुम्हारा है ये सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वो तो सिलेबस में है ना, क्योंकि स्फेरिकल मिरर जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर हम यहां पर यूज करेंगे, यानी कि प्रावर्तन के नियम पर यूज करेंगे। तो ये प्रावर्तन के नियम का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां पर कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो ट्रेवल कर रही है 1.2 आई कैप प्लस √3 जे कैप, वो एक समतल दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। रिफ्लेक्शन के पश्चात वो 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप, यानी कि इस दिशा में क्या हो जा रही है, प्रावर्तित हो जा रही है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब आपतन कोण क्या होगा। तो चलो देखते हैं। यहां पर अगर मैं एक प्लेन मिरर बना लें, ठीक, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, बहुत बड़ा नहीं लेते, छोटा सा ही बनाते हैं। ठीक, यहां से कोई हमारे पास रे आ रही है, इस पर इंसिडेंस हुई, जितने एंगल पर यहां पर हुई, यहां पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, मान लो नॉर्मल, यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, और जितने एंगल पर हुई उतने एंगल पर क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो मान लेते हैं एंगल कितना है हमारे पास, मान लेते हैं थीटा एंगल, कितना, थीटा एंगल। तो जितना एंगल ये हुआ उतना एंगल ये हो जाएगा थीटा एंगल पर। क्वेश्चन में कहा गया है, अब बताओ ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से समझना, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो रिफ्लेक्ट रे होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम इस रे को थोड़ा सा बढ़ाएं आगे की ओर, अगर मिरर ना होता हमारा तो कुछ इस डायरेक्शन में ही जाती भाई इसका। ठीक, तो बताओ इंसिडेंट रे जो हमारा है, ये इंसिडेंट रे, इसका जो हमारा वेक्टर E1 दिया, जो इसका इंसिडेंट रे का मतलब दिया गया कितना है, E1, वेक्टर E1 जो है हमारे पास वो कितना है, वो दिया गया है 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो 1/2 आई कैप, 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप हुआ। और जो हमारा वेक्टर E2 दिया गया है, E2 वो कितना दिया गया है, यानी कि ये वाला वेक्टर E2, और ये वेक्टर क्या है हमारे पास E1, ये कितना गिवन है हमको, सॉरी ये हमें गिवन है, आ गया 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। ये क्या है, प्रावर्तित किरण किस दिशा में जा रही है, ध्यान से देखो इस दिशा में ये ट्रेवल कर रही है, 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। 1/2 आई कैप माइनस √3 जे कैप। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन मिरर का भी नहीं है, ये क्वेश्चन एक तरह से वेक्टर का है, और हमारे सिलेबस में वेक्टर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर इसको नहीं पढ़े रहोगे तो स्फेरिकल मिरर में प्रॉब्लम्स होंगी तुम्हें। ठीक, तो किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बता दिया, जो किसी ने कॉल किया था तो मैंने कहा इसको समझा देते हैं। अभी कितने एंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा हमारा दिख रहा है यहां पर, भाई यही वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का एंगल है। अब ये पूरा एंगल 180 होता तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2 थीटा।
क्लियर भाई, पूरा 180 है, ये थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर हमारे पास होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जहां ये क्या है मॉड ऑफ वेक्टर ए है और ये क्या है मॉड ऑफ वेक्टर बी है, कॉस थीटा। तो इन्हीं की अब हम बात कर लेते हैं। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो हमारा है वो क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो अगर हम यहां पर रखते हैं तो फिर वही करते हैं, वेक्टर E1 डॉट वेक्टर E2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E1 मॉड ऑफ वेक्टर E2, और यहां पर जो कॉस है, यहां जो एंगल है वो 180 माइनस 2 थीटा है, 180 माइनस 2 थीटा रख दिए। अब यहां पर करते हैं, और कॉस 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। अगर ध्यान से देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वेक्टर E1 कितना हो जाएगा, ठीक, इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 रहेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। उसी तरह से E2 का भी मैग्नीट्यूड जो निकालोगे वो भी 1 आ जाएगा, यानी कि क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि एकांक सदिश है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। ये तो 1 को 1 हो गए भाई, और इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चलो डॉट प्रोडक्ट पहले इसको लिख लेते हैं, 1/2 1/2 1/4 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बाहर, आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप डॉट आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस का कॉस थीटा होता है। अब यहां पर देखो 1/4 आ गया, बहुत इजी है, बस सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का कॉस 2 थीटा। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2/4 इज इक्वल टू माइनस का कॉस 2 थीटा। अब बताओ अगर cos 2 थीटा की वैल्यू देखें तो कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। अब अगर 1/2 देखें तो कब एंगल होता है 1/2, 60 डिग्री पर, कितने पर, 60 डिग्री पर, तो यानी 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो क्या बताओ हमारा एंगल कितना है, थीटा है। तो बताओ यहां से अगर हम बात करें तो हमारा कितना एंगल आ गया, थीटा जो आ गया वो आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आपतन कोण है वो कितना होगा 30 डिग्री, और परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री। अगर मैं पूछ लूं इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा है, और वो कितना है 60 डिग्री। तो बोलो क्या ये क्वेश्चन एक तरह से मिरर का था, नहीं, ये किसका था क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारा था ये मिरर भी प्लस और वेक्टर यानी कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो उन दोनों का ये मिक्सअप क्वेश्चन था, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। तो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर समझा दिया। क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगी तो बता देना मुझे, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, फिर से देखो वही मिरर का स्पीड का आ गया। अब इसको तुम लोग लगा सकते हो खुद ही, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, मिरर है 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट है सोन इन फिगर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इमेज की, तो मैंने तुमको बताया था, देखो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। क्या था कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है इमेज के लिए, जो हमारा सिंपल सा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेक्टर वी आई, इसका कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू वेक्टर वी एम, कौन सा कंपोनेंट, ध्यान रखना परपेंडिकुलर वाला, किसके परपेंडिकुलर, मिरर के, माइनस वेक्टर वी नॉट। अब हमें देखो यहां से अगर हम थोड़ा सा वेक्टर को देखें, मैंने कहा अगर हम इसको प्लस एक्स एक्सिस मान लें और इसको क्या मान लें, वाई एक्सिस, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम जिस डायरेक्शन में मानना चाहो, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वेक्टर हमारा वी एम है वो है आई कैप माइनस का आई कैप, और जो हमारा वेक्टर वी ओ है वो कितना है 5 का आई कैप है। तो वेक्टर वी आई निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये दोनों, तो कोई और दिक्कत ही नहीं है। तो 2 माइनस का आई कैप और माइनस 5 आई कैप, तो माइनस का 7 आई कैप। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने में यही फायदा होता है कि तुम्हें डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक, बाईं ओर। तो जो वेक्टर वी आई हो गया हमारा वो क्या हो गया, माइनस का 7 आई कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें इमेज की वेलोसिटी का, तो कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया हमारा बी, ठीक। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। अब यहां पर नेक्स्ट आते हैं, कह रहे 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी कि 2 प्लेन मिरर हैं जो एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, 70 डिग्री पर हैं। यहां पर देखो
अगर तुम बात करो ये नहीं, ये बेसिक ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें ज्योमेट्री से हम समझते हैं। ठीक, तो कह रहे टू प्लेन मिरर्स जो हैं इंक्लाइंड है एक दूसरे पर, कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर। कितने डिग्री पर हैं? 70 डिग्री पर वो एक दूसरे से क्या है? इंक्लाइंड है। ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक, कह रहे हैं कि एक जो है 10 थीटा डिग्री पर आती है। द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर फॉल्स ऑन द सेकंड मिरर फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 70 डिग्री पर है। तो चलो बनाते हैं। दो प्लेन मिरर है हमारे पास, एक दूसरे से वो जो है 70 डिग्री पर है। एक प्लेन मिरर हमारा ये हो गया मान लो, दूसरा मान लेते हैं प्लेन मिरर हमारा जो है ये हो गया। थोड़ा सा एंगल ज़्यादा कर दें, 70 डिग्री है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दें एंगल, कुछ मान लो ये हुआ 70 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं जो हैं एक दूसरे से कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए रे इज इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल ऑफ थीटा। एक रे है जो एक मिरर पर थीटा डिग्री पर जो है इंसिडेंट हो रही है। कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर। तो बनाते हैं, एक रे है हमारे पास जो थीटा डिग्री पर इस पर आकर इंसिडेंट हो रही है। तो किसी पर इंसिडेंट कर लेते हैं, मान लो इसी पर कर देते हैं इंसिडेंट। यहाँ से एक रे है जो इस पर आई है थीटा डिग्री पर। तो अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल ले लेते हैं, छोटा सा ही बना लेते हैं नॉर्मल। ठीक, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रे कहाँ जाएगी? कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। कुछ ऐसे यहाँ पर आएगी। ठीक, यहाँ पर भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। फिर यहाँ पर जितने एंगल पर यहाँ पर भी आई है उतने एंगल पर क्या हो जाएगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। लेकिन कह रहे हैं वो पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, दूसरे वाले मिरर के लगभग वो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितने डिग्री पर आई है? थीटा डिग्री पर। ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर क्या है? बराबर है। और ये एंगल हमें दिया गया है 70 डिग्री। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। कह रहे हमारे पास दो मिरर हैं जो एक दूसरे से 70 डिग्री पर हैं। एक किरण कोई है जो पहले मिरर पर आपतित होती है कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर आपतित होती है। फिर परावर्तन के पश्चात दूसरे पर जाती है, और जब वहां परावर्तन होता है तो वो किस पहले वाले मिरर के, यानी कि जो पहला हमारा मिरर था M1 मान लो, और M2 जो है इसके पैरेलल हो जाती है किरण। क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। तो मुझे बताओ, अगर हम बेसिक यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएं, अगर दो पैरेलल रे हैं और दो पैरेलल एक दूसरे को कट करती हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होता है? थीटा। कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है ये हमारा? इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक, कैसा कोण बोलते हैं इसको हिंदी में? संगत कोण। ठीक, अगर हम इसकी बात कर ले, जैसे ये कोण अगर हमारा अल्फा है, सेम ये भी कोण अल्फा होता है। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये पैरेलल, अब बताओ ये 70, तो देखो दो पैरेलल रे हैं, ये ध्यान से देखो दो पैरेलल रेखाएं हैं, और यहाँ पर एक रेखा इसको कट करी, तो ये 70, तो ये भी कितना डिग्री? 70 डिग्री। मान लो ये एंगल हमारा कुछ थीटा था, ये मान लो हमारा अल्फा है एग्जाम्पल के रूप में, ये कितना हो गया? अल्फा। तो बताओ ये पूरा जो एंगल होगा, चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो यानी कि 70 जो प्लस अल्फा आया वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी अल्फा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 20 डिग्री। अब अगर ध्यान से देखो, ये अल्फा ये थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा। तो अगर हम सब कुछ ऐड करें, 70 प्लस 90 माइनस अल्फा और प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है। मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो एक हमारा एक ट्राइंगल बना, और ये कितना ट्राइंगल का सम होता है एंगल्स का? 180 डिग्री। ठीक, तो ध्यान से देखो 90 और 90 ये 180 कैंसिल, तो 70 जो हमारा हुआ अल्फा प्लस थीटा के क्या हो गया? इक्वल हो गया।
अब अल्फा हमें पता है कितना है 20 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 70 माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 20, मतलब कितना 50 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा थीटा रहेगा जिस कोण पर वो आपतित हो रही हो कितना हो जाएगा 50 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी 50 डिग्री। ठीक, तो क्वेश्चन में ही पूछे थे तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने जो थीटा था हमारा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो है 3 के 3 प्लेन मिरर हैं और ये 3 प्लेन मिरर जो है एक ट्रायंगल के फॉर्म में है और उनके बीच में एक वस्तु रख दी गई है। जैसे एग्जांपल के रूप में भाई प्लेन मिरर होगा तो थोड़ा सा उसकी चौड़ाई भी होगी, तो एक प्लेन मिरर ऐसे रख दो, एक प्लेन मिरर ऐसे रख दो और एक प्लेन मिरर हॉरिजॉन्टल पर रख दो, उसके बीच में एक वस्तु रख दो ओ। अब यहाँ पर अगर हमने 3 प्लेन मिरर ले लिया, उनके बीच में एक वस्तु को रख दिया है, क्वेश्चन में पूछे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ इनक्लोज्ड बाय 3 मिरर्स। कितने मिरर्स के बारे में है 3 मिरर्स है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इसको इनक्लोज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर ये तीनों मिरर हैं तो यहाँ पर लिखा है इनक्लोज्ड, यानी कि इनको एकदम बंद किए हैं ऑब्जेक्ट को, यानी कि बंद है घिरे हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो देखो अगर हम दो मिरर को एक साथ, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम इन दो को लें तो ध्यान से देखो ये बीच में रखा है, मतलब इसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर है ये, इसी तरह से ये भी इसके एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर है और यहाँ पर भी ये इसके एंगल ऑफ क्या है बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है एकदम एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर। ठीक, अगर एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर यहाँ पर रखा हुआ है तो अगर हम पहले इमेजेस निकालते हैं तो पहले 2 मिरर को ले, मान लो हमने इसको ले लिया इस वाले हिस्से को। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लें यहाँ पर, तो एन की वैल्यू निकालेंगे 360 बाई थीटा, तो 360 बाई क्या कर देंगे 60, कितना आ जाएगा 6। अब 6 कैसा है इवन नंबर है और हम जानते हैं कि अगर इवन नंबर है तो जो नंबर ऑफ जो इमेजेस हो जाते हैं क्या हो जाता है एक कम हो जाता है। ठीक, तो यानी इक्वल टू क्यों कम होता है, क्योंकि जो इमेज रहता है दो इमेज दो इमेज जो रहते हैं एक दूसरे पर कोइंसाइड होने लगते हैं, नहीं बनते तो 6 हैं लेकिन हमें एक्चुअल में दिखते कितने हैं 5 हैं, क्योंकि 2 इमेज जो होते हैं कोइंसाइड होने लगते हैं। अगर मैंने कहा इसका क्या रिवर्स कर सकते हैं कि अगर इमेज तो हो सकता है तुम्हें दिया 5 इमेजेस बन रहे हैं लेकिन बन एक्चुअल में 6 रहे हों, तो हम यहाँ पर इसको रिवर्स फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस है वो हमें गिवन हो जाए कि हाँ वो इवन था या बाइसेक्टर पर था ऑड था, लेकिन हम उस केसेस में नहीं कर सकते जब वो सिमेट्रिकली रखा हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना हो या सिमेट्रिकल हो या इवन नंबर हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 5 है हमें नहीं पता था एक्चुअल में वो 6 रहा होगा कि हो सकता है 5 ही रहा हो वो। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो सकते, तो हम रिवर्स फार्मूले को यूज नहीं कर सकते कि हमें इमेज दिया हो और हम एंगल निकालने की कितना एंगल रहा होगा दोनों मिरर के बीच में। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए 5, तो हमने 2 को एक साथ लिया तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस 5 है, फिर अगले 2 को साथ में लेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 5, फिर अगले 2 को साथ में लेंगे तो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस 5 हो जाएंगे, यानी कि कुल कितने इमेजेस हो जाएंगे हमारे 5 + 5 + 5 15। तो एक्चुअल में 15 होने चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी यहां पर क्या होगा कि जो इसके वजह से एक इमेज बनेगा, फिर इसकी वजह से जो एक इमेज बनेगा, जो अगले वाले कॉम्बिनेशन की वजह से इमेज बनेगा, तो उसमें से 3 इमेज जो होंगे एक ही पॉइंट पर आकर कोइंसाइड, मतलब तीनों इमेज जो है सेम रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें इमेजेस को घटाना पड़ेगा। कितने 3, तो कितने हो गए हमारे पास 12 इमेजेस, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 12। कुल मिलाकर हमारे 12 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, अब अगर यहां पर आते हैं तो यहां पर देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है एंड द मिरर मूव विद वेलोसिटी शोन इन फिगर। जो यहां पर ऑब्जेक्ट है v, ठीक, वो अब यहां पर देखो थोड़ा एंगल का इशू है, इस एंगल को यहां पर चेंज कर लेना, ये 60 डिग्री है आई थिंक, ये 30 डिग्री नहीं है। यहां पर अगर हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या दी गई है वो लिखो। यहां पर हमने एक जनरल केस ले लिया है ताकि तुम्हें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब वस्तु जो है दर्पण के लंबवत मूव करता है तब क्या होता है, पैरेलल मूव करता है तो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा वेक्टर वी ऑब्जेक्ट 10 का cos 30 i कैप और प्लस 10 का sin 30 j कैप। ठीक, सिंपल सा वेक्टर का कंपोनेंट लगा दिया, तो वेक्टर वी नॉट कितना हो जाएगा हमारा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां पर रख दो 10 √3/2 i कैप प्लस 10 × 1/2
जे कैप। कितना आ जाएगा वेक्टर वी नॉट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो आ गई 5√3 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। ये हमारी क्या आ गई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ गई। और इसी तरह से अगर हम मिरर की वेलोसिटी निकालने तो कितनी हो जाएगी, तो क्या मिरर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एंगल सही कर लेना, ये 30 नहीं है 60 डिग्री होगा। यहाँ दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक 5 जो हो जाएगा यहाँ पर साइन का 60 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में जो हो जाएगा 5 जो हो जाएगा कॉस का 60 हो जाएगा। यहाँ पर इमेज क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस साइन, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो अगर इसके अपोजिट वाला लेंगे तो निगेटिव हम रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर करते तो ये इस डायरेक्शन में है कंपोनेंट, तो माइनस कॉस 60 आई कैप और प्लस 5 साइन 60 जे कैप। ये वेक्टर वी जो आया वो माइनस का कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 5/2 आई कैप और यहाँ पर हो जाएगा 5√3/2 जे कैप। ये हमारा मिरर की वेलोसिटी आ गई। अब हमें इमेज की वेलोसिटी ज्ञात करनी है। अब पहले मेरी बात ध्यान समझना, मान लो हमारे पास ये मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। जैसे मैं एक दूसरा पेन ले लूं, तो मान लो हमारे पास ये मिरर है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये मिरर जो है मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ठीक, तो इस इमेज जो है रहेगा, यानी कि अगर हम मान लो ये इमेज रखे हुए हैं और इसको मिरर को मूव करा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो क्या इमेज मूव कर रहा है, नहीं, क्योंकि इमेज की जो वेलोसिटी रहेगी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि हमने कहा मिरर को हमने ऊपर ले गए तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर, नहीं, लेकिन इस केस में करेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो इमेज जो हमारा रहेगा वो भी क्या होगा, मूव करेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको मूव करा रहे हैं मिरर को, तो जो इमेज रहेगा ऑब्जेक्ट को वो भी स्टिल ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मिरर पैरेलल मूव करता है ऑब्जेक्ट के तो इमेज की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब जो मिरर का ये कंपोनेंट है पैरेलल वाला हिस्सा, इसका हमें ज़्यादा यूज कोई पड़ेगा नहीं, मेन हमारा ये परपेंडिकुलर का रहेगा, उसका हमें यूज पड़ेगा। ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, मिरर के जो परपेंडिकुलर है, और एक हमारा है पैरेलल जो मिरर के क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर भी कौन सा परपेंडिकुलर हिस्सा है, ये है परपेंडिकुलर। तो बताओ क्या इमेज की जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा कंपोनेंट को देखें, जो वेक्टर वी हमारा है ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कितना है, 5√3 आई कैप, 5√3 आई कैप। और जो मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कितना है, वो हमारे पास है -5/2 जे कैप, -5/2 जे कैप। यानी कि यहाँ पर जो मिरर की वेलोसिटी, सॉरी, अब यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी इमेज की, कौन सा, परपेंडिकुलर, क्या फॉर्म बताए थे हमने, 2 वेक्टर वी एम और माइनस वेक्टर वी नॉट। तो हम आसानी से इसको यूज कर लेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना हम कंपोनेंट कौन सा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला। तो अगर हम इस कंपोनेंट को लेते हैं तो एक बार हम इसको नेक्स्ट फिगर में रख लेते हैं, ठीक। मैं एक बार इसको यहाँ लिख लेता हूँ अच्छे से। तो वेक्टर जो हमारा वी एम आया वो कितना आया था मिरर का, वो आया था हमारा -5/2 आई कैप और प्लस 5√3/2 जे कैप। यह आ गया था -5/2 आई कैप और यहाँ से प्लस 5√3/2 जे कैप। अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका कितना आया था वेलोसिटी, वो आया था हमारा कितना, 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इन सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5√3 आई कैप और प्लस 5 जे कैप। तो ये हिस्सा कौन सा है, ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, और ये कौन सा है, जो पैरेलल कंपोनेंट है। अगर ध्यान से फिगर में देखो तो ये जो हिस्सा है ये परपेंडिकुलर है, जो इस तरह से मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये जो है हिस्सा कौन सा है, ये पैरेलल वाला हिस्सा है। तो पैरेलल वाले हिस्से में इमेज की वेलोसिटी कोई चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी पैरेलल में वही सेम वेलोसिटी होगी किसकी, इमेज की, पैरेलल में। यानी कि जो वेक्टर वी इमेज वाला हिस्सा है पैरेलल वाला, वो कितना हो जाएगा हमारा, वो 5 जे कैप आ जाएगा। परपेंडिकुलर का निकालते, परपेंडिकुलर के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला बताया था, उसको यूज कर सकते हैं हम। परपेंडिकुलर हिस्से के लिए 2 वेक्टर वी एम, कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और माइनस वी ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर का कंपोनेंट यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये है हमारा माइनस का 5/2 आई कैप और ये है माइनस का 5√3 जे कैप। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, -5 कॉमन, आई कैप, ये आई कैप ही है, आई कैप और प्लस √3 आई कैप। तो आई कैप अगर हम कॉमन ले लें तो ओवरऑल हमारा आ गया -5 1 प्लस √3 आई कैप। ये कौन सा कंपोनेंट आया,
ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया, तो ये पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल हमारी वेलोसिटी क्या आ गई इमेज की, -5 1 + √3 i कैप और प्लस 5j कैप। ये हमारी इमेज की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, यहाँ पर हमारा -5 1 + √3 i कैप प्लस 5j कैप, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ये हमारा ए ऑप्शन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो -5 1 + √3 i कैप प्लस 5j कैप, ये एंगल सही कर लेना, ये एंगल 60 डिग्री रहेगा, 30 नहीं रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए लाइट सोर्स यस टू एन ऑब्जर्वर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। यहाँ से एक सोर्स है, इससे लाइट निकली, यहाँ से गई और यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि स्रोत जो है दक्षिणावर्त दिशा में 10 डिग्री घूमता है तो दर्पण को किस दिशा में घुमाया जाए कि ताकि प्रकाश की किरण प्रेक्षक पर ही पड़े। मतलब दर्पण किरण को कितना घुमा दिया गया, 10 डिग्री। किस दिशा में हम घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा, मतलब किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हमने क्या घुमा दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको मूव करा रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो रे है क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में हम क्या कर दे रहे हैं, इसको मूव कर दिए। तो हमने मूव करा दिया कितना डिग्री, सोर्स जो था सोर्स हमारा, ये हमने घुमा दिया 10 डिग्री। हम जानते हैं कि जब इसको घुमाया जाएगा तो भाई एंगल यहाँ पर कुछ हो जाएगा, तो इसके अपोजिट, यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रहेगा, परावर्तित किरण रहेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। मतलब अगर हम इसको घुमा रहे क्लॉकवाइज तो ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई देखो पहले एंगल इतना था तो ये भी एंगल इतना था। अब ये जो सोर्स इसको हमने घुमा दिया 10 डिग्री, तो अब एंगल आपतन कोण इतना हो गया, तो यहाँ पर भी परावर्तन कोण कुछ इस तरह, यानी कि हमारा किरण कुछ ऐसे निकल जाएगा। भाई प्रेक्षक यहाँ पर है, यानी कि जो व्यक्ति देख रहा है, तो क्या हमें किरण दिखाई देगी, नहीं। तो फिर क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं कि व्हाट एंगल व्हाट डायरेक्शन द मिरर बी रोटेटेड, मतलब कितना एंगल पर किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए ताकि हमें लाइट रे जो है अभी भी दिखाई दे। तो बताओ, हम जानते हैं कि अगर हम मिरर को रोटेट करते हैं तो जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में हमारा परावर्तित किरण भी क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगी। अगर मिरर को इधर करेंगे तो परावर्तित किरण भी इधर रोटेट कर जाएगी, तो क्या फिर दिखाई देगा, नहीं। इसका मतलब अगर हमें परावर्तित किरण को इसको फिर से यहाँ पर लाना है तो हमें मिरर को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाना होगा। अब अगर ये 10 डिग्री घुमा था तो यहाँ पर भी 10 डिग्री हो गया था शुरू में, क्योंकि आपतित किरण जितना घूमेगी परावर्तित किरण भी उतना ही घूम जाएगी। इसका मतलब अगर मुझे इसको यहाँ पर लाना है तो मिरर को हमें इस डायरेक्शन में घुमाना होगा ताकि परावर्तित किरण भी इसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, मूव कर जाए। तो कितना डिग्री, हम जानते हैं अगर मिरर को हम थीटा घुमाएंगे तो परावर्तित किरण जो रहेगी कितना घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी। तो अगर मिरर को हमने इसको घुमा दिया कुछ इस डायरेक्शन में, कितना थीटा, थीटा में घुमाएंगे तो ये 2 थीटा, और घूमना कितना चाहिए इसको एक्चुअल में 10 डिग्री पुनः वापस आ जाए, तो यानी कि हमें इसको 10 डिग्री घुमाना है। तो यानी कि परावर्तित किरण को हमें कितना घुमाना रहेगा, 10 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा हमारा 5 डिग्री इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। और कैसा डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉक वाइज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला, 5 डिग्री क्लॉक वाइज। तो यानी कि अगर हम 5 डिग्री क्लॉक वाइज इसको घुमा देते हैं तो जो हमारा लाइट जा रहा है वो सेम उसी ऑब्जेक्ट पर जाएगा, मतलब वहां से इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे भले यानी कि सोर्स को इधर घुमाया गया और मिरर को इधर घुमा दें तो तब भी हमारा जो लाइट रहेगा उसी व्यक्ति के आंखों पर ही जाएगा, यानी उसको ये सोर्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन अब तुम लोग लगा सकते हो, क्योंकि मैंने अभी जनरल बता दिया, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को लगाना रहेगा और यहाँ पर बताना किसका आंसर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु है जिसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4i कैप प्लस j कैप और माइनस का 4k कैप, इस वेलोसिटी से गति कर रहा है। और ये किस प्लेन में, ध्यान से देखो, कह रहे हैं एक समतल दर्पण YZ तल में रखा है, यानी समतल दर्पण जो है Y ये है और Z ये है, यानी इस तल में रखा हुआ है। तो बताओ अगर कोई YZ तल में है तो बताओ उस समतल दर्पण में, यानी कि Y और Z के पैरेलल ही है वो, तो उसके लंबवत क्या होगा, X होगा। उसके लंबवत क्या हो जाएगा, X। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मैं बात करूं, जैसे मैं इस सतह पर खड़ा हूं तो इस सतह का जो एरिया रहेगा तो उसी तल में रहेगा, लेकिन मैं जो खड़ा हूं मैं उसके क्या हूं, लंबवत खड़ा हुआ हूं उस सतह पर। तो यानी कि अगर ये YZ प्लेन में है ये हमारा मिरर, तो जो ये X होगा ये इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी चेंज होगी इमेज की, और जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो दी गई है ये, इसमें से ये हिस्सा जो है चेंज ही नहीं होगा, यानी कि जो इमेज रहेगा
उसकी जो पैरेलल वाली कंपोनेंट रहेगी वेलोसिटी का वो रहेगा जे कैप माइनस 4k कैप, सेम टू सेम। बस चेंज कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा जो 4i कैप है इस डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर का हिस्सा है कितना 4i कैप इस डायरेक्शन में, और इमेज कितने स्पीड से चल रहा है माइनस का 3i कैप, सॉरी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्पीड क्या है हमारे पास, जो प्रतिबिंब है हमारे पास वो है इस डायरेक्शन में, कितने से, वो जो है हमारे पास मिरर है वो माइनस का 3i कैप। तो सिंपल सा फार्मूला यूज करना, सॉरी ये i है, इमेज है, तो v इमेज का हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है, परपेंडिकुलर, तो कर लेना 2 वेक्टर vm और माइनस वेक्टर vo, लेकिन सबका कौन सा कंपोनेंट लोगे, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लोगे, ताकि मैं बार बार ना लिखना पड़े। तो 4i ले लेना, यहाँ पर रख देना, आंसर बताना, ठीक, इसमें से कौन सा होगा। तो ये हिस्सा तो नहीं बदलेगा, तो देखो जे कैप माइनस 4k कैप, जे कैप माइनस 4k कैप दो जगह पर है, और ये तो दो ऑप्शन होंगे ही नहीं, तो बच्चा 10 होगा कि माइनस का 10 होगा, ये तुम्हें बताना रहेगा, ठीक, इसका बताना 28 नंबर। अब आते हैं 29 नंबर पर, कह रहे हैं कि एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर अलोंग अ वेक्टर दिस, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक तरह से मिरर का क्वेश्चन ही नहीं है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है अगर देखा जाए तो ये वेक्टर का है। कह रहे हैं कि एक लाइट है जो एक प्लेन मिरर पर आपतित हो रही है, तो एक प्लेन मिरर है, ठीक, मिरर ना कह सकते कोई समतल सतह है। अब जो है यहां पर लाइट है, वहां पर जो प्लेन मिरर पर आपतित हो रही है, तो वेक्टर दिया गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हमारा प्लेन मिरर है, और यहां पर ये आपतित हो रहा है, कौन सा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। यहां पर नॉर्मल जो है उससे एंगल कुछ बनाएगा थीटा, और फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, ये वापस लौट जाएगा सेम एंगल पर। और जो नॉर्मल का वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल का कितना वेक्टर दिया गया है, तो वेक्टर n दिया गया, और ये वेक्टर मान लो e1 दिया गया है, और ये मान लेते हैं e2, हमने पहले बता दिया था। तो वेक्टर n कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, और जो हमें वेक्टर e1 गिवन है वो कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप गिवन है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि परावर्तित किरण के अंदिश एकांक सदिश है, तो अब ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सिंपल सा क्या है तुम्हारा, ये सिंपल सा एक वेक्टर का ही क्वेश्चन बनेगा, कि वेक्टर के क्वेश्चन है कि एक यहां पर आपतित ये किरण दिया गया, यानी कि इसका वेक्टर दिया गया, नॉर्मल का वेक्टर दिया गया, तो इसका वेक्टर पूछा गया। जैसे सिंपल सा अगर मैं फिगर एक बना दूं कि एक ये है, एक ये है, ये वेक्टर e1 है, ये वेक्टर n है, अब मुझसे पूछ लिया गया वेक्टर e2 बताओ, और मैंने कहा एंगल सेम है, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो क्या ये मिरर यहाँ पर रहेगा, नहीं, ये सिंपल सा किसका क्वेश्चन हो गया, वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर निकालना, तो याद करो मैंने इसका फॉर्मूला तुम लोगों को बता दिया था, क्या था कि मैंने बताया था कि अगर ये हमारे पास मिरर होता है और यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल अगर हमें n कैप दिया है यूनिट वेक्टर, और इस दिशा में अगर हमें e1 कैप गिवन है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये e2 कैप हो जाएगा, सेम एंगल थीटा, ये भी थीटा। तो हमने बताया था कि अगर परावर्तित किरण निकालना है, यानी इसका एकांक सदिश, ध्यान रखना एकांक सदिश के लिए बताए थे, वो क्या हो जाएगा e1 कैप माइनस 2 e1 कैप डॉट n कैप और n कैप, ये हमने सिंपल फार्मूला बताया था, और इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो यहाँ पर जो है बस फर्क क्या है, ये जो वेक्टर दिया गया ये यूनिट वेक्टर नहीं है, सबसे पहले इसको क्या करोगे, एकांक वेक्टर बनाना रहेगा। तो जैसे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप को, यानी e1 को, तो अगर हम e1 को बनाना चाहें तो e1 कैप क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, कोई भी वेक्टर रहता है उसको कैसे एकांक वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल एकांक सदिश अगर हम लिखना चाहें तो हम ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर हम यहाँ पर इसी का यूज करें, अगर हम लिखना चाहें e1 का, तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया, और इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो e1 कैप कितना आ जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाई रूट 3। और इसी तरह से अगर हम n कैप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2। तो बताओ एकांक सदिश मिल गया आपतित किरण का और अभिलंब का। अब अगर एकांक सदिश मिल गया है तो हम आसानी से परावर्तित किरण का एकांक सदिश निकाल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पर तुम्हें बताना रहेगा इसका एकांक सदिश क्या होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर बताना, ये भी प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हमने 2 प्रॉब्लम दिया है, एक प्रॉब्लम 28 नंबर है और दूसरा हमारा प्रॉब्लम रहेगा, इसमें मैंने बता दिया कि नहीं दोनों में से कोई सही होना है, वो देखना कौन सा रहेगा। और तीसरा हमारा प्रॉब्लम है ये,
अब इसमें तुम्हें बताना रहेगा कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो ये हमने दे दिया और यहाँ पर सिंपल सा इसी फार्मूले का यूज करना है। तुम्हें सब कुछ पता है, बस डॉट प्रोडक्ट करो, थोड़ा सा वेक्टर का फॉर्म है लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यही हमारा प्लेन मिरर का आज का टॉपिक था और ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो समझा दूं मैं एक बार प्लेन मिरर में। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई मिरर है और कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लो व्यक्ति की जो हाइट है वो h है, तो अगर व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसे कितने ऊंचाई का प्रतिबिंब चाहिए होगा। तो अगर व्यक्ति को जो है अपनी पूरी इमेज देखनी है तो यहाँ पर उसको पूरी इमेज देखने के लिए जो इमेज मतलब प्रतिबिंब चाहिए वो अपने हाइट के आधे के बराबर चाहिए। कितना? अपने ऊंचाई के आधे के बराबर का चाहिए होता है। ठीक, एक ये सिंपल सा पॉइंट है। अब इसमें मैं कोई रे डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बेसिक सा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इसको ध्यान से समझना कि एक मिरर है और जो एक दीवार है, एक मिरर है और एक क्या है, दीवार है। सब बेसिक है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समय बिताऊंगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बीचों बीच में, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है मान लो कुछ है, मान लो y है, तो एकदम इसके बीचों बीच को ही व्यक्ति जो है यहाँ पर है। ठीक, जो व्यक्ति है इनके बीचों बीच में यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो है अगर व्यक्ति की हाइट h हो तो इसको दीवार पर कितना हिस्सा दिखेगा। यानी कि व्यक्ति की अगर हाइट h है और जो मिरर है वो मान लो हाइट जो है h/2 का है, तो क्वेश्चन ये है कि जो दीवार है उसको दीवार का पूरा हिस्सा कितना दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू, कि कितना इसका फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। ठीक, तो ये जो होगा ये 3h दिखेगा, यानी कि 3 गुना दिखेगा। यानी कि दीवार का जो हिस्सा रहेगा वो 3 गुना उसको दिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर एक चींटी जो है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हो तो व्यक्ति को कितने चाल से चलते दिखेगी। तो चूंकि 3 गुना दिख रहा है तो लगभग उसको 3 गुने स्पीड से वो चींटी चलते हुए वहां पर दिखाई देगी, मतलब उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो 3 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। ये बेसिक आ सकता है कि अगर व्यक्ति जो है अपना पूरा इमेज देखना चाहता है तो उसको कितने हाइट का मिरर चाहिए। तो अगर उसकी हाइट h है तो उसको जो चाहिए h/2 हाइट का मिरर चाहिए होगा। तो प्लेन मिरर का यही टॉपिक था और यहाँ पर मैंने जो बताया है ये सब के सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये अब तुम्हारे स्फेरिकल मिरर में यूज होने वाले हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी। इन सब कॉन्सेप्ट का हम आगे यूज करेंगे। जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े हैं, एंगल्स जो होते हैं, रे डायग्राम जो हमने सीखा कि कैसे इमेज बनते हैं, इन सब का भी आगे यूज होने चाह रहा है। तो एक तरह से ये तुम्हारा एकदम बेसिक था और इसी बेसिक का हम आगे यूज करेंगे। और वो यूज जो होगा लेंसेस में भी सेम होगा, इसी तरह से हम पढ़ेंगे। इसमें भी मिरर, स्फेरिकल मिरर उसमें भी होगा, प्रिज्म में भी होगा। तो रेट ट्रेसिंग अगर यहाँ पर सीख गए तो आगे सब कुछ आसान धीरे धीरे होने वाला है। ठीक, तो मैं आज ही थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक, तो इसी में स्टार्ट कर देता हूँ स्फेरिकल मिरर के बारे में क्या होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की, यानी गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर, ठीक, अब ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। अब यहाँ से एक्चुअल में तुम लोगों का टॉपिक चालू होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि अगर तुमने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से तो फिर ये बहुत ही आसान पड़ेगा अब तुम्हारे लिए। कैसे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखो, अगर हमारे पास एक स्फेयर, ध्यान देना हम बात कर रहे हैं स्फेयर की, इसकी एक स्फेयर हो, मान लो हमारे पास कि हमारे पास जो है एक स्फेयर है। ठीक, मान लेते हमारे पास एक स्फेयर है, ये मान लो हमारे पास एक स्फेयर है। अब अगर ये स्फेयर है और क्या कर दे कि स्फेयर का जो हम हिस्सा है, अगर मान लो हम इसके इस वाले पोर्शन पर ये हमारे पास स्फेयर है, अगर हम इस स्फेयर के जो है एक पोर्शन पर, मान लो इस वाले पोर्शन को जो है हम ऐसा पॉलिश कर दे यहाँ पर इस तरह से। ठीक, यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि दो मिरर्स हमारे स्फेरिकल मिरर में जो होते हैं हम उसको स्फेयर को कट करते हैं और उससे हम दो मिरर्स बनाते हैं। अब एक मिरर हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर, यानी कि हम जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या होते हैं हमारे पास? पहला हमारे पास मिरर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मतलब हमारा कौन सा हो जाता है? अवतल दर्पण। हिंदी में इसको बोलते हैं अवतल
दर्पण। पहचानेंगे कैसे कौन अवतल है कौन उत्तल है, और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं उत्तल। बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बार बार इसका यूज होगा आगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण, ठीक। तो जो लाइट होती है वो किस हिस्से पर पड़ रही है, ये मायने रखता है कि वो हमारा कैसा लेंस है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे हमारे पास है, अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, क्या कर दें, इसको कट कर दें, इस हिस्से को एक निकाल लेते हैं, यानी कि इस हिस्से को अगर हम निकाल लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा हिस्सा बना ये, ठीक। अब अगर इस हिस्से का हम इधर और एक तरह से पॉलिश कर दें, इस तरह से इसको हम पॉलिश कर दिए हैं। अब अगर हम जो मिरर है हमारे पास, लाइट जो है इस इनसाइड वाले पोर्शन पर पड़ती है, अगर लाइट जो है इस इनसाइड के पोर्शन पर पड़ रही है, जब हमारी किरण जा रही है वो किस तरह से जा रही है, इस इनसाइड वाले पोर्शन पर पड़ रही है, तो अगर प्रकाश जो है इस अंदर यानी जो धंसा हुआ हिस्सा है उस पर अगर प्रकाश हमारा पड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा है वो कॉनकेव है। कौन सा साइड है, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सतह है, ठीक। अब वो मिरर है क्या है, वो डिपेंड करता है कि किस इधर को अगर हम ढक दें, यानी किस तरफ का जैसे मिरर रहता है उसको अच्छे से हम पॉलिश कर दें। तो अगर हम उसको पॉलिश कर देते तो बताओ लाइट जो है इस वाले हिस्से पर पड़ रही है, यानी कि जो अंदर की ओर धंसा है, तो जब भी लाइट इस हिस्से पर पड़ेगी तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक। तो जब लाइट हमारे इस, अब जैसे एग्जांपल के रूप में मेरी बात ध्यान समझना, कॉनकेव बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव यहाँ पर मिरर हो जाएगा जब लाइट धंसे वाले भाग पर पड़ेगी, ठीक। और अगर लाइट जो है जो इस पोर्शन पर पड़ती है, यानी कि उभरे वाले हिस्से पर, इस वाले पर, यानी कि लाइट हमारी इस पर पड़ रही है, ठीक, हमारी लाइट है इस वाले हिस्से पर पड़ रही है, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक। तो जब लाइट जो एकदम धंसे वाले हिस्से पर पड़ती है तो हमारा कॉनकेव सरफेस कहलाता है। अब वो लेंस भी हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है तुमने क्या बनाया हुआ है उसको, ठीक। तो वहां पर जो है अगर हम इस तरफ से इधर को पॉलिश कर दे, इधर कुछ भी ना लाइट आ सके या जा सके, यहाँ पर ये हिस्सा हमारा एकदम स्मूथ सरफेस हो गया और यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो जब लाइट इस वाले धंसे हुए भाग पर पड़ती है तो हमारा कॉनकेव सरफेस कहलाता है, ठीक। और अगर हमारा लाइट जो है इस उभरे वाले हिस्से पर पड़ती है तो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सतह कहलाता है, यानी कि उत्तल सतह कहलाती है। तो इसी तरह से हम इसको बोलते हैं अवतल, यानी ये हमारा कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल, ठीक। ये हमारा अवतल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तल। क्लियर, ये हमारा एक अवतल हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, उत्तल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, अगर हम एक लेंस ले लें, क्या ले लें, एक लेंस ले लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो हम एक लेंस ले लें, अब मैं तुमसे पूछूं बताओ ये कैसा है, इसको कौन सा बोलोगे, ठीक। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं ये लेंस है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये जो लेंस है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं लाइट जो है इस पर आ रही है, इस पर पड़ रही है, इस सतह पर, इधर पर, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो किधर से लाइट पड़ेगी, इस सतह पर पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, जो लाइट है इस वाले उभरे वाले सतह पर पड़ रही है, तो अगर लाइट जो है उभरे वाले सतह पर पड़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट जो है उभरे वाले सतह पर पड़ रही है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल। कौन सा, उत्तल। तो ये भी उत्तल और ये भी उत्तल, इसलिए इसको हम नाम देते हैं क्या, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या द्वितल लेंस, सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस भी हम बोल देते हैं, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। तो आई थिंक अब कंफर्म रहेगा कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव क्या होता है। तो जब भी लाइट इस धंसे हुए भाग पर पड़ती है तो वो कॉनकेव कहलाता है, और जब लाइट इस उभरे वाले भाग पर पड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अगर हम लेंस में थोड़ा सा एक और बात करें, जैसे ये कुछ इस तरह से, मैं बस एक फिगर बना रहा हूँ, आगे पढ़ोगे इन सब के बारे में। जैसे मैं कहूँ अब लाइट अगर इधर से जाएगी तो इस सतह पर पड़ेगी, इस तरह से लाइट इधर आएगी तो इस सतह पर पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, इस वाले सतह पर पड़ी तो कौन सा हो गया, ये अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक। ये कॉनकेव, तो इसी तरह से ये हमारा जो मिरर होगा कॉनकेव मिरर होगा, और ये जो हमारा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि इनके बारे में क्या रहते हैं, कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। तो हमने बेसिक बता दिया कि अगर इस वाले हिस्से पर पॉलिश कर दिया और लाइट इस पर पड़ेगी तो ये कॉनकेव मिरर, अगर इस वाले हिस्से को हमने पॉलिश कर दिया और यहाँ पर इस पर लाइट उसके उभरे हुए भाग पर पड़ती है तो कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हो गए, ठीक। एक मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे आखिर पैराबोलिक मिरर क्या होता है और यहाँ पर क्या कंडीशंस है। यहाँ पर देखो, जो हम लाइट यूज करते हैं उनकी कुछ कंडीशंस होती है कि हम कैसी लाइट यहाँ पर यूज करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये मिरर है
अब ये बताना नहीं पड़ेगा कौन सा है, जैसे हमने कहा इस ऊपर तुरंत इस वाले पर पार्ट पर लाइट पड़ेगी। ठीक, अब बताओ ये जो मिरर था, अगर हम बात करें जो हमने शेप लिया था, ये इसी यानी कि एक गोला था हमारा, उसी गोले का एक हिस्सा काट दिया गया था ये। ठीक, उसी गोले का हमने एक हिस्सा क्या कर दिया था, काट दिया था। ठीक, ये हिस्सा हमने क्या कर दिया था, कट कर दिया था। और यहाँ पर इस वाले पर इधर हमने ऐसे कर दिया लाइट के। अब ये हिस्सा अगर मैं काट लिया तो लाइट इसी को पोर्शन पर पड़ रही है अंदर वाले पर। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये जो था, ये किसी भी एक गोले का ही तो हिस्सा था, और उस गोले का कोई ना कोई सेंटर था। उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, मान लो ओ था। तो यानी कि जो ये हमारा मिरर था वो किसी एक गोले का ही एक क्या था हमारा, वहां पर वो सेंटर था। तो जो उस गोले का जो सेंटर था, तो अगर हम इसको एक गोले के रूप में अगर हम पूरा करें एक तरह से समझने के लिए, अगर हम इसको एक गोला पूरा कंप्लीट करें कि जिस गोले का हिस्सा था, अगर उस गोले को बनाने की कोशिश करें कुछ इस तरह से, तो उसका जो सेंटर आएगा, तो ये सेंटर होगा हमारा, यहाँ पर जो सेंटर आ रहा है, इसी सेंटर को हम बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस कर्वेचर का, इस हिस्से का वो सेंटर है। ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो जो हमारा जो गोला था हमारा, जो उसका केंद्र था, वही एक्चुअल पर यहाँ पर उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जो इस जो दर्पण है, जो भी दर्पण हमने बनाया, उसका अगर हम एक मिड पॉइंट ले लें, इस पॉइंट को, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इसका पोल बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक, उसको तो ये कुछ बेसिक डिफिनीशन है, जैसे पोल क्या है जैसे हमने समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है वो हमने समझा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फोकस दूरी क्या होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि फोकस दूरी होती है, वस्तु की दूरी यहाँ पर लिया जाएगा, प्रतिबिंब की क्या दूरी होगी, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, अगर हमारा जो वस्तु है कुछ दूरी पर रखा हो तो कैसे होगा, मिरर के पास रख दे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी हम रे डायग्राम से पढ़ेंगे। तो देखो जैसे मेंस होता है यानी कि एलटी का, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिंपल सा कि जो मिरर है उसके लिए यू वी और एफ यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और जो फोकस दूरी रहेगी, उनके बीच एक संबंध बताओ क्या हो जाएगा। या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगर जो बस छोटे में आ गया कि अगर वस्तु जो है फोकस पर है तो उसका इमेज जो बनेगा उसको किरण आरेख द्वारा दिखाइए, मतलब उसको रे डायग्राम के द्वारा दिखाइए कि उसका इमेज कैसे बनेगा। एक छोटा सा ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, या आ सकता है कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें, उससे आप क्या समझते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में समझाइए और उसके द्वारा एक एक प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा बनाकर बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बेसिक डिफिनीशन है पोल, तो हम ये नेक्स्ट अप क्लास में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर इनके डिफिनीशंस क्या होते हैं और पोल क्या होता है। तो बेसिक कुछ डिफिनीशंस पढ़ेंगे। फिर इमेज कैसे बनते हैं कि अगर हम मान लो, मैंने कहा कि जो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उनसे कैसे कैसे प्रतिबिंब हमारे बनेंगे। अगर प्रतिबिंब पास रखा हो तो क्या होगा, दूर रखा हो तो क्या होगा। मान लो ये वक्रता जो केंद्र हमने बताया, यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु को रख दिया गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर दो चीजें होती है, एक हमारा होता है एक्सटेंडेड रेज, ठीक, और एक हमारा होता है पैराक्सियल रेज। तो मेन हमारा इंपॉर्टेंट है पैराक्सियल रेज। ठीक, ये पैराक्सियल रेज क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारे हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे। और जो हमारा मैंने बोला कि जो वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं और फोकस दूरी को f से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो f और r में क्या संबंध है, u v और f में क्या संबंध है, और u v f और r में क्या संबंध है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा स्फेरिकल मिरर रहेगा, इनके बेसिक डिफिनीशन और इनके इमेज कैसे बनेंगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बस आज के लिए इतना ही।